राधे राधे, नमस्कार सभी को। आज जो हम हैं वो 13 जनवरी का करंट अफेयर पढ़ेंगे, ठीक है। 13 जनवरी का करंट अफेयर पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सफलता जिन ताले से बंद रहती है वह दो चाबियां से खुलती है, दो चाबियों से खुलती है। कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प। क्या है? सफलता जो है एक दृढ़ संकल्प जिसके पास है उससे, और एक कठिन परिश्रम से। ये दो चाबियां ऐसी हैं, अगर दृढ़ संकल्प आपके साथ है और आपकी जो परिश्रम है वो दृढ़ संकल्प के हिसाब से चल रहा है, आपके लक्ष्य के प्रति लगातार अग्रसर हैं, तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। देखिए, और एक बात और, मेरे अनुभव से जो मुझे अनुभव होता है मैं आपको बताती रहती हूँ कि अगर जो आज हूँ मैं कल को भूल जाऊंगी। भाई जो कल हुआ, बुरा हुआ, अच्छा हुआ, जो हुआ वो कल हुआ था। मैं भविष्य की चिंता नहीं करूंगी भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरे पास आज है, मैं आज 100% कितना दे सकती हूँ, 100% दे सकती हूँ कि नहीं दे सकती, नहीं दे सकते ये तो सोचना ही नहीं है। हम कैसे 100% को पूरा कर सकते हैं। अपने लक्ष्य बनाएं, प्रतिदिन अपना लक्ष्य बनाएं और उसको पूर्ण करें, ठीक है। इससे आपकी सफलता आपके साथ रहेगी, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका आंसर, इसके ऑप्शन जो है वो क्या है? 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी। बताइए राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? इसका जो आंसर है वो 12 जनवरी। इसका क्या आंसर है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये जो है हम विवेकानंद जी की जयंती पर मनाते हैं। क्या? राष्ट्रीय युवा दिवस जो है हम विवेकानंद जी की जयंती पर मनाते हैं। इनका जो जन्म हुआ 1863 में इनका जन्म हुआ, 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ, ठीक है। और विवेकानंद जी हैं उनका जो जन्म है वो कोलकाता में हुआ था। हम जो अभी बोलते हैं वो कोलकाता, पहले तो हम क्या बोलते थे? कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता में हुआ था। और इनका जो नाम था, रियल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम है? नरेंद्र नाथ दत्त। इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। और इनकी एक जो इनके जो गुरु थे उनका नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। इनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी। विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी। और इनका आपने एक जो सम्मेलन है उनका एक वाक्य की बड़ी प्रशंसा सुनी होगी, ये ख्याति में उसी टाइम से आ गए थे, पहले ही थे, ठीक है। उनका लोकप्रिय हुआ था ये वाक्य। शिकागो में एक विश्व महाधर्म की एक सम्मेलन चल रहा था, उसमें ये भारत के प्रतिनिधि बन के गए थे। और उन्होंने एक वाक्य बोला था कि स्वागत है मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों, ठीक है। तो ये हमारी संस्कृति को दिखाता है कि हमारी भारत की संस्कृति को दिखा रहा था। वहाँ प्रतिनिधित्व के तौर पर हमारे जो स्वामी जी है वो गए, तो कहीं ना कहीं उनका ये वाक्य बहुत फेमस हो गया, ठीक है, लोकप्रिय हो गया। और जो उन्होंने अपने शारीरिक और एवं मानसिक संगठन को उन्होंने बनाया था, उसी के प्रतिलिपि, उसी की हम कॉपी करके हम उसको युवा दिवस मनाते हैं। क्योंकि वो जब युवा थे, ठीक है, उन्होंने अपने मानसिक और शारीरिक संतुलन इस बेहतर बनाया था कि एक बार वो किसी चीज़ को देख लेते थे वो दोबारा उसको कभी भूलते नहीं थे। तो बस हम उसी को साकार करते हुए हमने राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं और सभी लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, जिससे हम कहीं ना कहीं हम ऐसे स्वामी जैसे, हम थोड़े से ऐसे तो नहीं बन सकते पर कहीं ना कहीं उनके जैसे बनने का हम कॉपी करें, ना कि हम सलमान और शाहरुख के बनने के जैसा कॉपी करें, ठीक है। हमारे जो महानतम लोग हैं उनसे कॉपी किया जाए। चलिए, तो क्या है? राष्ट्रीय युवा दिवस जो हम मना रहे हैं वो 12 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। हमारा गुजरात है उसमें मोढेरा, मोढेरा एक गांव है, मोढेरा गांव है, ठीक है। मोढेरा गांव वो कहाँ है? गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। मोढेरा जो गांव है गुजरात में, वहाँ का सूर्य मंदिर है, ठीक है। सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर क्या नाम है? मोढेरा गांव में एक सूर्य मंदिर है जिसकी स्थापना जो है चालुक्य वंश, इसकी स्थापना किसने की? चालुक्य वंश, चालुक्य वंश के शासक भीम प्रथम। क्या है? भीम प्रथम। भीम प्रथम के शासनकाल में इसकी स्थापना हुई थी। अब ये जो है, ये मैं क्यों बता रही हूँ? ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि वहाँ पर जो है इस स्थान को, इस पल को है गिनीज बुक में रिकॉर्ड किया गया है। ये हालिया की बात है, हाल ही की बात है कि गिनीज बुक में हमारा ये नाम आया है। क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर 4000 लोग, यहाँ पर इस मंदिर में 4000 लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार संपन्न किया, एक साथ सूर्य नमस्कार किया। इसीलिए गिनीज बुक में
एक ऐसा कीर्तिमान हासिल कर लिया कि जो वर्ल्ड में एक जो फेमस काम करते हैं वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ते हैं, तो इसीलिए हम गिनीज बुक में नाम आता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 4000 लोगों ने सूर्य नमस्कार किया और इस नाम को हमने गिनीज बुक में, हमें इसमें जगह मिल गई है। किसको? गुजरात के मोढेरा गांव, गुजरात के मोढेरा गांव के सूर्य मंदिर को। ठीक है, गिनीज बुक में हमारा नाम इसमें शामिल हो गया है। चलिए, इसकी स्थापना जो है भीम प्रथम ने कराई थी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश द्वारा संचार उपग्रह लॉन्च करने के लिए स्पेस एक्स रॉकेट का उपयोग किया गया था? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, भारत, चीन, जापान, रूस। बताइए इसका आंसर क्या है? किस देश द्वारा संचार उपग्रह, संचार उपग्रह, ठीक है, संचार उपग्रह लॉन्च किया जा रहा है, स्पेस एक्स रॉकेट का प्रयोग किया जाएगा, ये देश बताइए। इसका जो आंसर है वो है भारत। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है भारत। देखिए हमारा जो संचार उपग्रह लॉन्च किया जा रहा है और किसकी सहायता से किया जाएगा? स्पेस एक्स रॉकेट की सहायता से या उपयोग करके किया जाएगा। स्पेस एक्स रॉकेट है क्या? ये एक अमेरिका की एक एरोस्पेस कंपनी है। अमेरिका की ये एरोस्पेस कंपनी है। इसकी जो स्थापना हुई थी 2002 में हुई थी। 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? एलोन मस्क। एलोन मस्क, एलोन मस्क, एलोन मस्क ने इसकी स्थापना की थी। इसका कार्य क्या होता है? इसका जो कार्य होता है वो रॉकेट में ऐसा इंजीनियरिंग करना, ऐसे इंजीनियरिंग का कार्य करना, अत्याधुनिक चीज़ें लगाना, डिजिटल करना, जिससे वो रॉकेट जाकर अंतरिक्ष में कुछ कीर्तिमान हासिल कर सके। ठीक है, नवीनीकरण पर ये कंपनी काम करती है। एरोस्पेस एक कंपनी है, क्या नाम है? स्पेस एक्स। ये अमेरिका की है। ठीक है, ये कहाँ की है? यूएसए। ठीक है, उसका प्रयोग करके हमने संचार उपग्रह भेज रहे हैं। वो कौन भेज रहा है? भारत भेज रहा है। ठीक है, भारत भेज रहा है। और इस संचार उपग्रह का नाम क्या है? जी सैट। क्या है? जी सैट। जो हम भेज रहे हैं जो संचार उपग्रह, उसका नाम क्या है? जी सैट 20। क्या नाम है? जी सैट 20। और जिस रॉकेट से भेज रहे हैं उसका नाम क्या है? फाल्कन। जिस रॉकेट से भेज रहे हैं इस उपग्रह को, उस रॉकेट का नाम क्या है? फाल्कन 9। क्या नाम है? फाल्कन 9। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, हाल ही में भारतीय रेलवे लगभग कितने हजार जीपीएस आधारित नेविगेशन फॉग पास उपकरण लगाएगा? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, 5000, 15000, 20000, 30000। बताइए इसका आंसर क्या है? क्या पूछा जा रहा है? भारतीय रेलवे। ठीक है, भारतीय रेलवे की बात चल रही है, तो इसके मंत्रालय के मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। क्या है? अश्विनी वैष्णव। चलिए, लगभग कितने हजार जीपीएस आधारित नेविगेटर। नेविगेटर का क्या मतलब होता है? नेविगेशन का मतलब क्या होता है? मार्गदर्शन। क्या होता है? मार्गदर्शन। ठीक है, मार्गदर्शन। तो मार्गदर्शन से संबंधित कितने उपग्रह लगाएगा? चलिए, इसका जो आंसर है वो है 20000। देखिए इसका अर्थ समझ लीजिए, जो हमारे रेलवे पायलट होते हैं, लोको पायलट, क्या रेलवे पायलट होते हैं? लोको पायलट। लोको पायलटों को आपने देखा हो, ट्रेन को कोहरे के कारण कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए हमने ये जीपीएस आधारित जो है नेविगेशन उपकरण उनके पास एक बनाए हैं। ठीक है, 20000 की संख्या है इन उपकरणों की। उन लोको पायलटों को दिया जाएगा कि ट्रेन में मार्गदर्शन का वो काम कर सके। ठीक है, कोहरे के कारण उनको दिखता नहीं है कहीं ना कहीं, तो दुर्घटनाओं से भी हम बचेंगे और समय की भी हमारी क्षति नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रोन मिशन को अधिसूचित किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा। बताइए इसका आंसर क्या है? ड्रोन मिशन। ड्रोन मिशन की बात चल रही है, इसका जो आंसर है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने एक मिशन बनाया है, क्या है? महाराष्ट्र ड्रोन मिशन। क्या है मिशन का नाम? महाराष्ट्र ड्रोन मिशन। अब इसके तहत जो है आईआईटी बॉम्बे, क्या है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे ने ये ड्रोन जो है विकसित किए हैं। आईआईटी जो बॉम्बे है उसने ये ड्रोन विकसित किए हैं। ये 5 वर्षीय योजना है, मतलब 5 वर्षों की ये योजना है। इसमें ड्रोन विकसित की जाएंगी और कोई भी योजना है वो ड्रोन से संबंधित की जाएगी। ठीक है, ड्रोन से संबंधित की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार का ऐसी ये योजना है। महाराष्ट्र से संबंधित एक और क्वेश्चन है जो आप देख लीजिए, अटल सेतु अभी बहुत चर्चाओं में है, कल ही इसका उद्घाटन हुआ है। क्या नाम है इसका? अटल सेतु। अटल सेतु का कल ही उद्घाटन हुआ है। ठीक
ठीक है, कल ही उद्घाटन हुआ है। और इसकी जो लंबाई है, ये भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु है, पुल है। ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। ये आप सेंटेंस आप लिख लीजिएगा, ठीक है। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल का नाम क्या है? अटल सेतु, अटल सेतु। और इसकी जो लंबाई है वो 21.8 किलोमीटर, इसकी जो लंबाई है 21.8 किलोमीटर है, ठीक है। और इसकी जो शिलान्यास हुआ था 2016 में हो गया था। इसका जो शिलान्यास हुआ था वो 2016 में हो गया था, और ये संपूर्ण बन के इसका उद्घाटन कब हो गया? 2024 में, ठीक है। 2024 में इसका उद्घाटन हो गया, शिलान्यास 16 में हुआ था, ठीक है। और इसमें जो हमारी बनाने में सहायता की थी वो किसने की थी? जापान ने। जापान ने इसमें बनाने की हमारी सहायता की थी। भारत सरकार को सहायता प्रदान की थी किसने? जापान ने, ठीक है। जापान ने हमें इसमें सहायता प्रदान की थी। और ये किन किन स्थानों को जोड़ता है? जो नई मुंबई है, जिसको बोलते हैं नवी मुंबई, ठीक है। महाराष्ट्र वाले उसको बोलते हैं नवी मुंबई, और उसको हम क्या बोलेंगे? नई मुंबई। नई मुंबई, मुंबई और साउथ मुंबई, साउथ मुंबई और नवी मुंबई जो है उसको जोड़ने का काम कौन करता है? अटल सेतु, ठीक है। यहाँ से एक दूसरे के स्थान पर पहुंचने में 2 घंटे का समय लगता था। अब इस सेतु के बनने के बाद सिर्फ 16 या 20 मिनट का समय लगेगा। कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र में ट्रैफिक होता है, सड़क जो ट्रैफिक होता है, उसको कम करने के लिए हमें ये अटल सेतु बनाया गया, ठीक है। उसके जो ट्रैफिक है, उसका जो घनत्व है, उसको कम करने के लिए अटल सेतु का निर्माण किया गया है। इसको आप विशेष याद रखें, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए और ये जो 6 लेन का है, ठीक है, 6 लेन का ये सेतु है, ठीक है, 6 लेन का ये सेतु है। चलिए, और हमारा जो शिलान्यास जो उद्घाटन किया है वो किसने किया है? हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने हमारा इसका उद्घाटन किया है, किसका? अटल सेतु का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया रेटिंग्स द्वारा भारत की वित्तीय वर्ष 2024 जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ लिया है। इसका आंसर, इसके ऑप्शन जो हैं वो हैं 5.5%, 6.2%, 6.7%, 7.2%। बताइए इंडिया रेटिंग क्या है? इंडिया रेटिंग के द्वारा भारत की जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई 2024 में, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो आंसर है 6.7। इसका क्या आंसर है? 6.7% जो है वो वृद्धि होगी, ठीक है। जीडीपी का क्या अर्थ होता है? सकल घरेलू उत्पाद। क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। देखिए मैं अपनी भाषा में बोलूं, जीडीपी क्या होती है? जब भी हमारे देश में कोई उत्पाद बनाया जाता है, वस्तु बनाई जाती है, ठीक है, कोई भी सेवा होती है, उसको मिला जुला जो रूप है, पूरा मिला जुला कर उसका पूरा आंकड़ा लगाते हैं, उसको हम जीडीपी कहते हैं। कोई भी वस्तु बनेगी, स्वाभाविक सी बात है, उसके विक्रेता बढ़ेंगे तो वस्तु में वृद्धि होगी। कोई सेवा दे रहे हैं तो वो सेवा लेने वाले ज़्यादा होंगे तो हम सेवाओं में वृद्धि करेंगे। तो जितनी ज़्यादा होंगी उससे हमारी उसका आंकड़ा ज़्यादा होगा, और आंकड़ा ज़्यादा होगा तो हम उसी को हम जीडीपी कहेंगे। वो जीडीपी ज़्यादा होगी तो हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। तो ठीक है, ये हमारे लिए अच्छी बात है कि 6.7 की वृद्धि हुई है हमारी जीडीपी में 2024 में। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, ये क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट है, इसका आंसर आप सभी देंगे। क्या क्वेश्चन है? हाल ही में किस बैंक ने ईएसजी वित्त पोषण के लिए विदेशों में $1 अरब जुटाए हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कल ही पढ़ा था। इसका आंसर आप सभी बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर है क्या? कमेंट में आप सभी इसका आंसर बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज को किस देश का पहला आईएससीसी प्लस प्रमाणन दिया मिला है? ठीक है, ये इसके ऑप्शन जो हैं वो है पहला भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान। बताइए इसका आंसर क्या है? हाल ही में रिलायंस कंपनी, ठीक है, जो रिलायंस कंपनी है उसके जो ओनर हैं उनका नाम क्या है? धीरू भाई अंबानी। संस्थापक क्या है? उनका नाम क्या है? धीरू भाई अंबानी, ठीक है। संस्थापक का नाम क्या है रिलायंस कंपनी के? धीरू भाई अंबानी। उनके जो लड़के हैं मुकेश अंबानी, अब वो इस कंपनी को चलाते हैं, ठीक है। तो देश का पहला आईएसएससी प्लस प्रमाणन, ये प्रमाणन होता क्या है मैं बताऊंगी। चलिए पहले किसको? ये भारत, ठीक है, इसका आंसर जो है वो भारत। ये जो प्रमाण है वो इसलिए दिया जाता है कि नवीनीकरण जो ऊर्जा है उससे उससे जो हमने नवीनीकरण ऊर्जा जो ली और उससे ही हमने उत्पाद बनाया, ठीक है, उससे हमने उत्पाद बनाते हैं। और कहीं ना कहीं
देखिए नवीनीकरण का पहला उदाहरण देखिए, नवीनीकरण उदाहरण क्या है, जैसे मैंने सूर्य से कोई जैसे सोलर प्लेट लगाई, उससे मैंने ऊर्जा प्राप्त कर ली। फिर इसका मतलब ये है कि वो ऊर्जा खत्म नहीं हुई, मैं और भी ऊर्जा उससे बना सकती हूँ, क्योंकि सूर्य अभी तो चलने वाला है, तो उससे हमें ऊर्जा मिल जाएगी। और पवन ऊर्जा, तो हवा तो हमेशा रहेगी, जिससे हमें उससे ऊर्जा मिलती जाएगी। तो इन 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 ऐसी ऊर्जाओं को हम क्या बोलते हैं, नवीनीकरण। ठीक है, जिस जो समाप्त नहीं होने वाली, बार बार मिलती जाएंगी, तो उनका नाम क्या है, नवीनीकरण ऊर्जा। उसके द्वारा जो बनाई गई जो उत्पाद हैं, ठीक है, उसके द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, उन उत्पादों के द्वारा अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, नवीनीकरण ऊर्जा का प्रयोग करके उत्पाद बनाना और उत्पाद से हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना। इस प्रमाण पे, इस मतलब इस उपलब्धि के लिए ये प्रमाण पत्र दिया जाता है, ये प्रमाणन दिया जाता है। और रिलायंस कंपनी को ये मिला है, ठीक है, रिलायंस कंपनी को मिला है। ये पॉलीमर बनाते हैं, ठीक है, पॉलीमर यानी बहुलक, बहुलक यानी बहुत सारे अणुओं से मिलकर बनना, ठीक है, बहुत सारे अणुओं से मिलकर बनना। ठीक है, जैसे बोतल बोतल बनाएंगे, प्लास्टिक के कोई भी सामान बनाएंगे, तो उसको रीयूज करते रहते हैं, रीयूज करते रहते हैं, कहीं ना कहीं पॉलीथिन का अच्छा सा निपटारण हो जाता है। ठीक है, निपटारण हो जाता है और प्रदूषण भी कम होता है। किसको, रिलायंस कंपनी की ये बात चल रही है। ठीक है, रिलायंस कंपनी की बात चल रही है। चलिए इसी के साथ मैं एक क्वेश्चन बताती हूँ आपको। इसी के साथ एक क्वेश्चन क्या है, देखिए, स्वच्छ स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छ सर्वेक्षण जो है 2023 जो रैंकिंग दी जाती है, जो सबसे स्वच्छ जो शहर है, उसमें रैंकिंग दी जाती है, वो सबसे स्वच्छ रैंक में कौन है, सबसे पहला शहर कौन सा है, इंदौर। विगत 7 वर्षों से इंदौर पहले नंबर पर रह रहा है स्वच्छता के नंबर पर। और ऐसा पहली बार हुआ है कि मतलब फर्स्ट रैंकिंग पर 2 शहर रखे गए हैं, फर्स्ट रैंकिंग में 2 शहर रखे गए हैं, इंदौर और गुजरात का एक सूरत। ठीक है, सूरत, इंदौर और सूरत। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में स्वच्छता के प्रति समर्पित पहली रैंकिंग में कौन है, इंदौर और सूरत। ठीक है, इंदौर और सूरत। और अगले नंबर पे कौन आता है, अगले नंबर पे है नई मुंबई। अगले अगले नंबर पर कौन है, नई मुंबई। ठीक है, नई मुंबई। ठीक है, और ये तो शहर की बात चल गई, अब राज्य की बात कर लेते हैं। अब देखिए, मैंने महाराष्ट्र के बहुत छोटे छोटे शहर और नहीं बताए, वहाँ पर भी उनको रैंकिंग मिली है, पर वो इतनी अच्छी रैंकिंग नहीं है, पर बहुत सारे शहर हैं, तो कहीं ना कहीं राज्य के हिसाब से जो फर्स्ट नंबर पर है वो है महाराष्ट्र। राज्य के हिसाब से रैंकिंग में कौन है फर्स्ट नंबर पर, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। और फिर जो सेकंड नंबर पर है वो कौन है, अपना मध्य प्रदेश। ठीक है, अपना मध्य प्रदेश। ये राज्य के हिसाब से है और ये शहर के हिसाब से। हमारा 7 वर्ष से इंदौर फर्स्ट नंबर पर आ रहा है, इस बार हमने सूरत को भी फर्स्ट नंबर पर रखा है, 2 शहर, इंदौर और सूरत। ठीक है, इंदौर और सूरत। और मैंने रिलायंस बताई दिया है, ठीक है, आपको रिलायंस के बारे में बताई दिया। इसका आंसर क्या है, भारत। देखिए, हमारे भारत की टॉप मोस्ट जो कंपनियां अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाती हैं, एक रिलायंस, टाटा और अंबानी। ठीक है, ये सभी आपने सुना, अडानी। ठीक है, अडानी, एक तो रिलायंस, ठीक है, और अडानी की कंपनी और टाटा, ये इनके नाम आप सभी ने सुने होंगे। ठीक है, ये सभी ओनर हैं अपनी कंपनियों के। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में APSEZ ने किसे गौतम अडानी के स्थान पर प्रबंध निर्देशक के रूप में पदोन्नत किया है। इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, अश्विनी गुप्ता, मुकेश अंबानी, करण अडानी, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए, गौतम अडानी की बात चल रही है, मैंने आपको बताया था, गौतम अडानी की बात चल रही है। और क्या है, प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया है। ठीक है, गौतम अडानी के स्थान पर उनको हटा दिया है, इनके स्थान पर किसको प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया है। इसका ऑप्शन क्या है, अश्विनी गौतम, मुकेश अंबानी, करण अडानी, इनमें से आंसर बताइए। इसका जो आंसर है वो है करण अडानी। इसका क्या आंसर है, करण अडानी। पहले आप इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, ये कंपनी है, ठीक है, अडानी की कंपनी है। क्या है, लिखिए, अडानी, अडानी पोर्ट्स स्पेशल इकोलॉजिक, एक मिनट रुकिएगा, इकोलॉजिक, इकोलॉजिकल जोन।
ठीक है, ये क्या अडानी की कंपनी का नाम है, क्या नाम है, अडानी पोर्ट्स स्पेशल इकोलॉजिकल जोन। ठीक है, ये गौतम अडानी इसके वो है, ठीक है, संस्थापक हैं। ठीक है, चलिए, तो ये प्रबंध निर्देशक के स्थान से हटाकर किसको रख दिया है, करण अडानी को। ठीक है, करण अडानी को इस स्थान पर रख दिया है। और पहले जो है करण अडानी वो पहले सीईओ की पोस्ट पर थे, करण अडानी सीईओ की पोस्ट पर थे, अब सीईओ की पोस्ट खाली हो गई तो जो अश्विनी गुप्ता को है सीईओ की पोस्ट पर रख दिया और करण अडानी को प्रबंध निर्देशक के रूप पर रख दिया है। ठीक है, इसका आप विशेष याद रखें। और इसकी एक सहायक कंपनी और है, उसका नाम क्या है, अडानी, लिख लीजिए। इसी कंपनी की एक सहायक कंपनी और है, क्या नाम है, अडानी। सहायक कंपनी या उप कंपनी भी बोल सकते हैं, अडानी लॉजिस्टिक लिमिटेड। ठीक है, अडानी लॉजिस्टिक लिमिटेड। ठीक है, इन दोनों का पहले काम समझ लीजिए। ये जो मेन कंपनी उसका उसका काम क्या है कि ये वाणिज्यिक बंदरगाह बनाती है। क्या बनाती है, वाणिज्यिक बंदरगाह बनाती है। मतलब बंदरगाह आप सभी जानते होंगे, जो बड़े बड़े जहाज आते हैं उनमें से माल उतारती है और माल को बेचती है। ठीक है, कहीं ना कहीं व्यापार से संबंधित है, पैसों से संबंधित है। ठीक है, वाणिज्यिक बंदरगाह बनाती है। तो हमारे जो समुद्र तट से जो राज्य लग रहे हैं वहां पर इसके बंदरगाह हैं। ठीक है, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पर इनके बंदरगाह हैं, वाणिज्यिक बंदरगाह है। ठीक है, और इसकी जो सहायक कंपनी है अडानी लॉजिस्टिक लिमिटेड, इसका क्या काम है, ये एक ऐसे भंडारण का काम करती है, माल को भंडारण का काम करती है, ऐसी कूलिंग पावर रखती है जिसमें कि माल खराब ना हो और कोई अगर लेने आए बहुत साल तक ये रखा भी रहे, अगर कोई सेलिंग का कोई काम आए तो ये माल भी दे सकती है उस टाइम। तो ये कहाँ कहाँ पर अपने ऐसे भंडारण वो करती है, वो कहाँ पर है, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब। ठीक है, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा के पोटाला में और पंजाब के किला रायपुर में और जो राजस्थान के किशनगढ़ में ये अपने भंडारण माल रखती है। ठीक है, ये उप कंपनी है और ये मेन कंपनी है। इसके संस्थापक गौतम अडानी। ठीक है, मैंने अभी बता दी थी, मैंने रिलायंस बताया मैंने अभी आपको। ठीक है, वो जो अंबानी थी और जो अडानी कंपनी, ये गौतम अडानी मैंने आपको बताई थी, और टाटा हमने बहुत बार पढ़ लिया, ये 3 मेन कंपनी है। चलिए चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में निव्या इंडिया ने किसे अपना प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया है। इसका जो ऑप्शन है वो है आर के त्यागी, गीतिका मेहरा, उत्कल रंजन, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या है, निव्या इंडिया ने किसे अपना प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया है। इसका जो आंसर है गीतिका मेहरा। इसका क्या आंसर है, गीतिका मेहरा। निव्या जो है एक त्वचा देखभाल कंपनी है, मतलब एक ब्रांड है। ठीक है, वो जो क्रीम्स बनाती है। ठीक है, क्रीम्स बनाता आपने बहुत सारी देखा होगी, निव्या की क्रीम आप सभी लगाते हैं। ठीक है, ये मेन कंपनी नहीं है, इसकी मेन कंपनी जर्मनी में है। इसकी मेन कंपनी कहाँ है, जर्मनी में। ठीक है, ये इसकी उप कंपनी है हमारे भारत में, निव्या इंडिया। इसकी प्रबंध निर्देशक कौन बन गई है, गीतिका मेहरा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में आईएमएफ ने किसी देश को 700 मिलियन डॉलर की किस्त जारी की है। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, पाकिस्तान, भारत, यूक्रेन, श्रीलंका। बताइए इसका आंसर क्या है, आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत एक संगठन है। मैंने आपको बताया था संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत बहुत संगठन चलते हैं, उसमें से आईएमएफ एक संगठन है। उसने 700 मिलियन डॉलर की किस्त जारी की है, किसको की है, वो उसका जो आंसर है वो पाकिस्तान। उसका क्या आंसर है, पाकिस्तान। आईएमएफ मैंने आपको पहले बताया था कि ये देखती है किस राज्य में कैसी स्थिति, अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, ज़्यादा वित्तीय प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अगर वित्तीय प्रॉब्लम आती है तो उसको वित्तीय धन प्रदान कराती है। ठीक है, तो इन्होंने 700 मिलियन डॉलर की किस्त दी है, किसको, पाकिस्तान को। ठीक है, पाकिस्तान जो है अभी नगद राशि के लिए अभी मतलब उसके पास नगद राशि बिल्कुल नहीं बची है, इसीलिए आईएमएफ ने उसकी सहायता की है। और वहाँ पर खाने पीने की भी लाले पड़ रहे हैं, मतलब बहुत गरीबी की स्थिति में अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउन चली गई है। ठीक है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउन चली गई है, इसलिए पाकिस्तान को ये सहायता मुहैया कराई जा रही है। कितने की, 700 मिलियन डॉलर किस्त की ये मुहैया कराई जा रही है। ठीक है, हमारी और अभी यूक्रेन, एक और खबर मैं आपको दे देती हूँ कि यूक्रेन जो हमारे भारत का विरोधी था, ठीक है, कहीं ना कहीं बोल रहा था कि मतलब हमारे विरोधी बयान दे रहा था। और यूक्रेन जो है, अमेरिका जो है यूक्रेन को फुल सपोर्ट कर रहा था, यूक्रेन। और रूस जो है वो
लगातार उस पे हमले कर रही है यूक्रेन पर, ठीक है। हमारे रूस से तो पहले से ही अच्छी बनती है, अमेरिका से तो बनती है। अब यूक्रेन जो है हमारे भारत पर हमारे पास आया है और भारत से गुहार लगाई है कि हमारे पूरे बंदरगाह नष्ट हो चुके हैं, सड़क परिवहन नष्ट हो चुका है, हमारे पास समस्याएं आ चुकी हैं, तो आप हमारी हेल्प करें। तो कहीं ना कहीं भारत से गुहार लगाई है। जो पहले यूक्रेन जो हमारा विरोधी था, आज वो हमसे ही मतलब भीख ही मांगना मान लो, ठीक है। और अमेरिका ने उसका साथ छोड़ दिया है, ठीक है। तो वही है कि हमारा एक इसके साथ तो एक स्लोगन ही आता है कि मोदी है तो सब संभव है, ठीक है। मोदी है तो सब कुछ हो सकता है, कुछ भी संभव है, ठीक है। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन था। अब क्या है, हाँ, आप क्या इसका जो आंसर जो उसका क्विज था वो उसका आंसर देख लीजिए। एनसीआरबी की स्थापना केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत 1986, इसका डेट लिख लीजिए 11 मार्च, 11 मार्च 1986 में इस उद्देश्य से की गई थी कि भारतीय पुलिस में कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पुलिस तंत्र को सूचना प्रौद्योगिकी समाधान और आपराधिक गुप्त सूचनाएं प्रदान कर समर्थ बनाया जा सके। कहीं ना कहीं इसको लाने का एक, इस ब्यूरो को लाने का एक उद्देश्य ये था कि पुलिस तंत्र को सशक्तिकरण करना उसका, और आधुनिकरण उसमें बढ़ाना, नवाचार बढ़ाना, जिससे उसको तहकीकात करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए आज के क्विज की तरफ बढ़ते हैं। आज का क्विज क्या है, IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया था। इसका आंसर आप सभी बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर आप सभी बताएंगे। चलिए फिर इसी के साथ मैं मिलती हूँ कल। राधे राधे।